हेलो बच्चों। हाँ, तो मैं आ गया हूं आज आप लोगों के समक्ष। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों का लंबा इंतजार जो है समाप्त होने वाला है। आज हम लोग बहुत मजे करने वाले हैं, आनंद करने वाले हैं और एक ऐसा टॉपिक लेकर मैं आया हूं जो ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो आप लोगों के लिए जरूरी होता है। केवल आप ही के लिए नहीं, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे क्लासिकल व्यूज हो, चाहे वो 1 क्लास का लड़का हो, 2 क्लास का हो, 4 हो, 9th हो, 10th हो, यानी यह जो वीडियो है सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और आज का वीडियो मेरा टॉपिक है सेंटेंस। और सेंटेंस जानने से, शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि हर तरह के सेंटेंस का प्रयोग, चाहे वो लिखने के लिए हो, चाहे बोलने के लिए हो, या समझदारी को व्यक्त करने के लिए हो, या एक दूसरे के सामने कुछ कहने के लिए इस सेंटेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही आनंददायक होगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, यानी सेंटेंस की परिभाषा जानते हैं। और सेंटेंस को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: ए सेंटेंस इज ए कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज ए कंप्लीट मीनिंग। अर्थात वाक्य शब्दों का वह समूह है जो एक स्पष्ट अर्थ को प्रदर्शित करता है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो इस प्रकार हैं। आई एम रीडिंग ए बुक। इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य से एम आई रीडिंग ए बुक, ये जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव है, यानी इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जैसा आप देख पा रहे हैं लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और इसके बाद थर्ड एग्जांपल में आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। अब देखिए, ये भी एक सेंटेंस है लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ नॉट को इंडिकेट किया जाता है। तो नॉट का इंडिकेशन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो वाक्य है निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ऑल आर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, थ्राइस आर ए सेंटेंस। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सेंटेंस के प्रकार के बारे में, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूज, जैसा कि हम लोग प्रयोग करते हैं, ये इनके 4 पार्ट हैं। इसके पहले तो 5 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसको 4 ही भाग में बांटा जाता है। जैसे फर्स्ट क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस, और सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों को इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेना है कि हर प्रकार के सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक अफर्मेटिव, जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, और दूसरा निगेटिव, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस के भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव के भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव के भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं। यानी इन चारों सेंटेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होता है। अब इसके बाद हम लोग 1 by 1 इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस कहने का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य। इसमें जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जनरली यूज किया जाता है। इसको स्पष्ट रूप से जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में आई एम रीडिंग ए बुक, यानी ये रीड का
फोर्थ पार्ट हो गया है, फोर्थ फॉर्म हो गया है, इसलिए इसमें क्योंकि इसमें आई और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसी प्रकार से थर्ड वाक्य में आई हैव टॉट इंग्लिश, ये जो है सेंटेंस पैटर्न, क्योंकि हमने सेंटेंस पैटर्न के साथ साथ टेंस को बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, तो टेंस को आप लोग बाय फॉरगेट करके समझ लेना है। अगर टेंस के बारे में अगर जानना है, बृहद जानकारी लेना है, तो मैंने टेंस का वीडियो बना रखा है, आप टेंस का वीडियो देख करके ये जान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो एसर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद चौथा, ही रीड्स ए बुक, इसमें रीड्स जो है V5 है, वर्ब का पांचवा रूप है और ऑब्जेक्ट इसमें बुक दिया हुआ है। इसके बाद पांचवा, ही डज नॉट रीड ए बुक, अभी देखिए निगेटिव है इसका, क्योंकि यहाँ डज के बाद नॉट का इंडिकेशन है, नॉट लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सेंटेंस है वह निगेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव का ही एक निगेटिव फॉर्म हो गया और उसके ऊपर जो दिया हुआ है वो अफर्मेटिव फॉर्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्नसूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्नसूचक वाक्य। तो अब इसमें क्या जानना है, प्रश्नसूचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH वर्ड। तो यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि वह क्वेश्चन जिसका जो है हम अर्थ यानी क्वेश्चन करने के बाद जब जवाब यस या नो यानी हाँ और ना में होता है, तो वैसे कंडीशन को, वैसे सेंटेंस को हम यानी उस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसा कि देखिए, डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, तो इसको हम जवाब दे सकते हैं हाँ या ना, यस या नो। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वह होता है यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वाक्य है डज ही नॉट राइट ए पोयम, डज ही नॉट राइट ए पोयम, क्या वह कविता नहीं लिखता है। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव है लेकिन इसके साथ साथ नॉट लगा हुआ है, तो ये निगेटिव भी है। फर्स्ट सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव इन इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड सेंटेंस हो गया निगेटिव इन इंट्रोगेटिव, यानी निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव ऑलवेज इन द सेंटेंस इज यूज्ड। ठीक है, और उसके बाद थर्ड एग्जांपल उसी प्रकार से, इज ही राइटिंग ए लेटर, यहां राइटिंग क्या है, V4 है, वर्ब का चौथा रूप है। उसी तरह से नीचे इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी ये क्या है, निगेटिव। एक हो गया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल 5 में डू आई नॉट राइट ए लेटर, डू आई नॉट राइट ए लेटर, यह भी क्या है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है डज ही राइट ए लेटर, ये अफर्मेटिव सेंस हो गया, और यहां डू आई नॉट राइट ए लेटर, यह हो गया निगेटिव फॉर्म। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस कहने से हमें समझना है कि जब वर्ब किसी वाक्य के शुरू में प्रयुक्त होता हो और इसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड होता है, ये चार तरह के होते हैं। यानी वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि कौन ऑर्डर कर रहा है यानी आदेश कौन दे रहा है, और एडवाइस यानी सलाह कौन दे रहा है, रिक्वेस्ट यानी आग्रह कौन कर रहा है, और एक होता है कमांड। कमांड का सेंस होता है दैट कैन बी यूज फॉर द ग्रुप, यानी ग्रुप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब समूह में कोई चीज रहता है, कोई व्यक्ति रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कमांड कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑर्डर यानी आदेश, जैसे गो देयर, गो देयर क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंस हो गया, लेकिन यह क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस में डू नॉट गो देयर, यहां देखिए ये निगेटिव है, इंपरेटिव का यह निगेटिव पार्ट है, क्योंकि इसका अर्थ हो गया वहां मत जाओ, और फर्स्ट का अर्थ हुआ वहां जाओ। ठीक है, उसी प्रकार से थर्ड में पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर ये भी ऑर्डर है, यानी लेटर को पोस्ट करने के लिए आदेश दिया जाता है कि इस लेटर को तुम पोस्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में
प्लीज सिट डाउन, यानी प्लीज लगा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में जैसा कि गो देयर ये ऑर्डर शो कर रहा है, सेकेंड भी आपका ऑर्डर ही शो कर रहा है लेकिन ये निगेटिव मोड में है, और थर्ड में भी ऑर्डर ही शो कर रहा है, और फोर्थ में यहां रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लीज जो है इसमें ऐड है। जब किसी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा रहता है तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह जो सेंटेंस है वह रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त करता है, आदरणीय शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद नंबर 5 में टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी समय पर दवा लीजिए। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ, ये सलाह दे रहा है, यह एडवाइस कर रहा है कि समय पर दवा लीजिए। और इसी प्रकार से अगर कोई टीचर किसी बच्चों को डिनोट कर रहा है, कोई आर्मी का चीफ है अगर अपने आर्मर्ड मैनों को कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको कमांड कहते हैं। जैसे द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट स्टैंड अप और सिट डाउन, इस तरह का अगर वाक्य आता है तो वह होता है कमांड। यानी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड ये आता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादिबोधक, जिन वाक्यों को पढ़ने से और देखने से स्पष्ट होता है कि कोई विस्मय की बात होती है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की है, वह कितनी सुंदर लड़की है। यानी उसकी सुंदरता को देख करके विस्मृत हो जाते हैं हम। हमारे अंदर जो भावना है वो क्या होता है, आश्चर्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह से हाउ लकी आई एम, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं, इससे विस्मय बोध होता है। इसलिए यह जो सेंटेंस है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस में हुर्राह, हुर्रे, आई हैव वोन द मैच। तो हुर्रे, हुर्रे का मतलब क्या हुआ, खुशी जाहिर होता है, प्रसन्नता जाहिर होता है। यानी हमारे अंदर एक प्रकार की ऐसी प्रसन्नता की ज्वाला धधकने लगती है, इस प्रकार से खुशी अनुभव होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने मैच जीत लिया है। उसी प्रकार से आपका नंबर 4 में व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, इसमें भी विस्मय भाव होता है। उसी प्रकार से 5 में अल्लास आई फेल्ड इन एग्जाम, इसमें दुख की भावना व्यक्त होती है। इसमें क्या होता है, दुख की भावना व्यक्त होती है। और कुछ तो आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और इस प्रकार से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को स्पष्ट रूप देते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इसका विस्तृत जानकारी दूंगा। अगर आपको विशेष जानकारी लेना है तो मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस को हम क्लाउज के आधार पर भी बांटे हैं कि क्लाउज के आधार पर सेंटेंस को कितने प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 में सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंसेस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और इसके बाद लास्ट यानी चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस and compound complex sentences. According to Claus, we can divide the sentence in 4 parts. First, simple sentence, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत क्या कहते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब रहता है। फाइनाइट वर्ब के बारे में आप जानते होंगे, आप लोग सब लोग जानते होंगे। अगर फाइनाइट वर्ब के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो मैंने वर्ब के लिए स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है।
फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट क्या, द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए इसमें क्या है, इस वाक्य में एक सब्जेक्ट है और एक दूसरा फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब ये बार्क है, और दूसरे वाक्य में द सन राइजेज, इसमें राइजेज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जो है एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि आखिर कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस है जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से बना होता है और ये क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब देखिए इसमें दो शब्द, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा क्लॉजेज। तो देखिए क्लॉजेज का भी मैंने वीडियो बना रखा है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉजेज के बारे में जाना जाता है कि प्रिंसिपल क्लॉजेज क्या, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में, और वो जो दोनों क्लॉज होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो दो बात स्पष्ट होती है, एक क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर इसके बारे में आपको विशेष जानकारी रखना है तो मैंने क्लॉज के लिए भी अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर क्लॉज के बारे में भी जान सकते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके लिए मैंने स्पेशल कंजंक्शन का भी वीडियो बना रखा है, इसकी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी द क्लॉज दैट कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लॉजेज फॉर इट्स मीनिंग, यानी वह क्लॉज जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, उसका अर्थ स्पष्ट रहता है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और कंजंक्शन जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी मैंने, यानी कंजंक्शन का भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके लिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझाने का कोशिश करता हूं और शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में यू आर वाइज एंड ही इज वाइजर। अब देखिए इसमें यू आर वाइज एक सेंटेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, ही इज वाइजर। अब इसमें आप देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। तो यू आर वाइज एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा क्या है, ही इज वाइजर, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग समझ पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ पा लिए होंगे, जान लिए होंगे। इसके बाद मैं दूसरे सेंटेंस में भी क्या लिखा हुआ है, राम इज वीपिंग बट सीता इज लाफिंग। अब देखिए राम इज वीपिंग ये एक अलग क्लॉज है और सीता इज लाफिंग ये भी एक अलग क्लॉज है, लेकिन ये बट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप लोग मेरे YouTube चैनल में जाकर के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वो जुड़े होते हैं। अब देखिए इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि क्लॉज के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है। तो उसमें क्लॉज मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किसी भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। देखिए कंजंक्शन जैसे कि मैंने बताया, पहले मैं कंजंक्शन का भी वीडियो बना रखा है और उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ये जो सेंटेंस है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं।
जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है। देखिए क्या कहता है, ही एक्सक्लेम्ड, ही सेज दैट शी डज नॉट नो हु किल्ड हर हस्बैंड। यह स्पष्ट है। देखिए शी सेज दैट, यानी दैट क्या है, दैट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दैट क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद अगला है हु, यानी हु भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये जो सेंटेंस हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद सेकेंड एग्जांपल में ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ड्रेडफुल आइडिया। अब यहां भी दैट दिया हुआ है, तो दैट क्या है, दैट भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक से अधिक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। ये और वह जो वाक्य है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। यानी यह ऐसा सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में कहते हैं दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, अगर विस्तृत जानकारी लेना है तो क्लॉज का वीडियो आप लोग देख लेंगे। और इसके बाद कहता है क्या कि कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर होता है और वैसे सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या है, मोहन वाज सिंगिंग, सीता वाज डांसिंग व्हेन आई रीच्ड होम। और इसको सजा कर लिखते हैं तब क्या होता है, व्हेन आई रीच्ड होम, यानी जब मैंने घर पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड होम मोहन वाज सिंगिंग एंड सीता वाज डांसिंग। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे मोहन वाज सिंगिंग एंड सीता वाज डांसिंग, ये दो जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और उसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन से जुड़ा हुआ है। और व्हेन आई रीच्ड होम, यह क्या है, जब तीनों को मिलाते हैं तो यह एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। और इतना ही इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सेंटेंस का विस्तृत। तो बच्चों आज मैंने सेंटेंस के बारे में आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग बहुत मजे किए होंगे। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एंड टीचिंग व्यू अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। और इसके बाद और सारी वीडियो को जानकारी प्राप्त करने के लिए यानी जानने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और अभी तक अगर आप लोग मुझे ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किए होंगे वैसे बच्चे, तो वे मेरे ट्विटर और फेसबुक पर को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके बाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। थैंक्स ए लॉट फॉर दिस।